अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। मिडल ईस्ट से एक बहुत ही खुश आइंद खबर सामने आई है। इराक ने ऐलान किया है कि वो एक मल्टी बिलियन डॉलर रेलवे और रोड्स का प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं। मिडल ईस्ट से एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशी हुई है इसको सुन के। देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स हैं। इराक प्लान 17 बिलियन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लिंकिंग एशिया टू यूरोप, यानी एक बहुत ही बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। ये इराक में इसका ऐलान हुआ है और ये इतनी बड़ी रेलवे और रोड्स का नेटवर्क होगा कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। लेट्स सी इसकी और डिटेल्स। 17 बिलियन प्रोजेक्ट नोन एज रूट ऑफ डेवलपमेंट, ये 1200 किलोमीटर्स लंबा, 745 माइल्स लॉन्ग ये होगा और टर्की के नॉर्दर्न बॉर्डर तक ये जाएगा और नीचे से ये गल्फ पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट होगा साउथ में। और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो कि इराकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इन्होंने जब इसका ऐलान किया तो इस मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ-कहाँ के आए हुए थे? ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, टर्की और यूएई। यानी कि एक बहुत ही आप समझिए कि ये एक अरब प्रोजेक्ट लग रहा है, यानी कि अरब कंट्रीज़ ने ही ऐसा लगता है कि इसको इनिशिएट किया है और वही इसकी जो फंडिंग है वो करेंगे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ काफ़ी लिंक्स पे मैंने इसको सर्च किया कि चाइना इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल नहीं है, ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है और ना ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट में वो मौजूद थे इसके ऐलान के अंदर। तो लिहाज़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टोटली एक अरब प्रोजेक्ट है और ये अरब यूनिटी को डिपिक्ट कर रहा है, जो कि यूनिटी जो है काफ़ी अरसे से जो है वो ख़राब हुई हुई थी और वो लगता है कि अब वो वापस आ गई है। एक और जगह से हम देखते हैं, डेवलपमेंट रोड एम्स टू टाई द ग्रैंड फॉर पोर्ट in Iraq oil rich south to Turkey, turning the country into a transit hub in a bid to rival Suez Canal. इसकी ज्योग्राफी हम देखते हैं थोड़ा सा। इराक जो है वो काफ़ी तबाही का शिकार रहा है पिछले काफ़ी दिहाइयों से। लाइक एक तो ये कि ये अरब जो बेल्ट ऑफ कंट्रीज है उसका ये लास्ट कंट्री है इराक। इसके बाद अरब बेल्ट ख़त्म हो जाती है और ये ईरान जो है ये पर्शियन है, इट्स नॉट एन अरब कंट्री। और ये जो दजला और फरात के दरिया हैं जो कि ये पर्शियन गल्फ के अंदर आकर के गिरते हैं, इस एरिया को शतुल अरब कहते हैं। दैट मीन्स कि ये अरब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद पर्शियन टेरिटरी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये तो इसकी एक ज्योग्राफी है और उसके अलावा ये कि इराक में काफ़ी दिहाइयों से जो तबाही का सिलसिला चल रहा है वो उसकी शुरुआत हुई थी जब ईरान इराक वॉर हुई थी। खुमैनी की गवर्नमेंट ईरान में आ गई थी और यूएस की शह पर जो है इराक ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और ये एक ऐसी वॉर थी जिसमें एक तो शिया सुन्नी डिवाइड खुल कर के सामने आया मुसलमानों के बीच में, और दूसरा ये कि जो एक यूनिटी थी अरब वर्ल्ड के अंदर, जो वो हमेशा इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ जो है वो वॉर या कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते थे इजराइल के खिलाफ, वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया और ये एक ऐसा डिवाइड अरब वर्ल्ड के अंदर शुरू हुआ जिसमें ये इनके बीच में धड़े बन गए, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू हो गए। वो आपस की ही उनकी जो गलत फहमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो यूनिटी जो हम चाहते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि भाई हम मुसलमानों के अंदर यूनिटी क्यों नहीं है, वो चीज़ जो है वो यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई इस ईरान इराक वॉर के बाद। और इस वॉर के बाद जो है फौरी तौर पे गल्फ वॉर वेज हुई, जो कि कुवैत और इराक के बीच में इश्यू जो हुआ था उसके सिलसिले में वेज हुई। और यहाँ पर उस वक्त जो यूएस है वो अपनी 3 लाख फौजें यहाँ पर लेकर आ गया और उसने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करके बगदाद और इसके तमाम जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे इराक की उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर सैंक्शंस का एक लंबा तवील सिलसिला शुरू हो गया जिसकी वजह से इराक इतना ज़्यादा आइसोलेट हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी से कि वहाँ पर मेडिसिन और फूड आना भी मुश्किल हो गया था। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा और 2003 में यूएस ने इराक को इन्वेड कर लिया और वो पक्का यहाँ पर आकर, जैसे वो अफगानिस्तान में पक्का रहना चाह रहे थे वैसे ही उनका ख्याल था कि हम इराक में भी पक्का जो है आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ से जाना पड़ा। मगर इसी असना में क्या हुआ कि लाइक
जो इराक के तमाम जो शहर हैं एक और के बाद एक उनको तबाह कर दिया गया, मलियामेट कर दिया गया, उनकी ईंट बजा दी गई। यूएस ने वॉर ऑन टेरर के नाम से इन तमाम शहरों पर जो है हमले किए, उनके बॉम्बिंग की, उनको तबाह किया। लोग जो है वो मिलियंस की तादाद में जो है उनकी उनकी हलाकतें हुई और लोग डिस्प्लेस हो गए और बहुत ही यानी कि हौलनाक किस्म का यानी तबाही आई इराक के अंदर। और उसके बाद यही तबाही हमने सीरिया में और लिबिया में भी देखी और ऐसा लगता था कि ये मुल्क जो हैं जो इस तरह से तबाह हुए हैं ये कभी भी वापस अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। इनके अंदर स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं आ सकेंगी और इनके अंदर रिकंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं हो सकेगा। लेकिन ये एक मौजज़ा आप कह लें कि इतना बड़ा चेंज आया है कि सऊदी अरब और ईरान ने आपस में दोस्ती कर ली है। एक दूसरे के मुल्कों में उन्होंने अपने काउंसलेट्स खोल लिए हैं और तब से अब तक आपको मज़ीद जो है पॉजिटिव खबरें मिडल ईस्ट से और भी सुनने को आई होंगी। और ये मतलब मैं समझती हूँ ये गेम चेंजर किस्म का प्रोजेक्ट है जिसका ये ऐलान हुआ है बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि ये जो पर्शियन गल्फ है यहाँ पर तमाम जो है वो सऊदी ऑयल, ईरानियन ऑयल और कवेती कतरी ऑयल ये सब यहाँ पर से ही ट्रांसपोर्ट हुआ करता था पर्शियन गल्फ में। ये जहाज़ लोड होते हैं और फिर यहाँ से निकल कर और ये पूरा इधर से गुजरते हुए अरेबियन सी से और फिर उसके बाद ये रेड सी से गुजरते हुए सुएज कैनाल से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन में आते हैं और यहाँ से आगे वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ये एक मोनोपोली थी सुएज कैनाल के ऊपर जो यूएस और उनके एलाइज की एक मोनोपोली थी जिसकी वजह से ये स्ट्रेट को डोमिनेट करते थे। लेकिन अगर एक रास्ता यहाँ के पर्शियन गल्फ के अंदर से ही शुरू हो जाए और अरब के इस कंट्री से गुजरते हुए और उसके बाद ये टर्की के अंदर ये रोड लिंक हो जाए और टर्की से फिर आप इसको मेडिटेरेनियन में लेकर आएँ या आगे यूरोपियन कंट्रीज़ में लेकर जाएँ तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट रूट, एक तो ये शॉर्टर रूट हो जाएगा, इकोनॉमिकल होगा मज़ीद क्योंकि ज़ाहिर है वो एक लंबे लूप से के मुकाबले में एक शॉर्टर रूट बन जाएगा और फिर ये कि ये टोटली एक अरब डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड रूट बन जाएगा और टर्की भी इसके साथ लाइक एसोसिएट होगा। और आप ये देख लो कि इस लिंक इस रोड के बनने से एक और यूनिटी आपके सामने आ रही है कि सऊदी अरब और टर्की के बीच में जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ गलतफहमियाँ, कुछ ना कुछ हार्ड टॉक मिलती थी सुनने में, वो सब भी ऐसा लगता है कि बालाए ताक रख दी गई है। और अब ये सब के सब जो लोग हैं अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, इन्होंने फैसला किया कि हम खुद अपने आप को अपनी रीजनल इंटीग्रेशन करेंगे, अपनी ट्रेड इंटीग्रेशन करेंगे और हम खुद अपने रीजन को ऊपर बढ़ाएँगे, उठाएँगे। तो बहुत ही खुशाइंद ये सब कुछ है और मैं आपको थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पहले भी बहुत लोगों ने सोचे। ये एक ट्रांस जॉर्डन अरब पाइपलाइन 1947 में स्टार्ट हुई थी। अरब से जो है वो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता था लेबनान में, लेकिन ये भी ख़त्म कर दी गई बिकॉज़ मुल्कों के आपस में जंगें थी, मुल्कों के आपस में लाइक गलतफ़हमियाँ थी और कोई एक दूसरे से ट्रेड नहीं करना चाह रहा था और ये मंसूबे जो हैं वो एक के बाद एक तरक कर दिए गए। इसके बाद एक ये भी अरब गैस पाइपलाइन के नाम से ये भी एक प्रोजेक्ट सामने आया जिसमें टर्की और सीरिया और जॉर्डन को कनेक्ट करते हुए इजिप्ट में से आना था इस पाइपलाइन ने और इसके बाद इसने मेडिटेरेनियन में आगे जाना था। तो लेकिन ये भी नहीं पाया तकमील पे आई क्योंकि आप देख रहे हो कि सीरिया में भी जंग, जॉर्डन में भी लाइक इंस्टेबिलिटी, लेबनान में इंस्टेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं हो सकी। इसके अलावा आप देख रहे हो कि कतर टर्की पाइपलाइन का भी एक प्रोजेक्ट सामने आया जो यूएस यहाँ पे बनाना चाहता था, वो भी नहीं हो सका। ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन का भी एक मंसूबा सामने आया, वो भी नहीं हो सका। ये सब कुछ क्यों नहीं हो सका? बिकॉज़ इन मुल्कों की आपस में लाइक यूनिटी नहीं थी, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को कबूल नहीं करते थे और एक दूसरे के रास्ते में हायल होते थे और यूरोप और जो यूएस है उनके भी जो है वो एक प्रेशर होते थे इनके ऊपर कि आप लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं करने। सो
لیٹس سی، اب یہ بہت ہی گیم چینجر ٹائپ کا پلان ہے، 3 سال میں غالباً اس نے کمپلیٹ ہونا ہے، اور اس سے گلوبل جو ٹریڈ ہے